तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एमएस ऑनलाइन क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं हिंदी अध्याय 1 को, ठीक है, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए क्या पढ़ने वाले हैं, हिंदी का गद्य खंड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और चैप्टर का नाम क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि गद्य खंड का पहला चैप्टर है। ठीक है ना, चलिए यहाँ तक क्लियर है। और इस चैप्टर के राइटर कौन है, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, उनका फोटो यहाँ पे लगा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे लेखक परिचय। ठीक है, क्या देखेंगे, लेखक परिचय। और आज का जो हमारा क्लास है, ये हमारा क्लास 4 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, कितना पार्ट में, 4 पार्ट में। ठीक है, कितना पार्ट में, तो 4 पार्ट में, जिसमें पहला पार्ट हमारा हो जाता है क्या, लेखक परिचय। पहला पार्ट में हम देखेंगे इसका लेखक परिचय, और दूसरा में देखेंगे इसका हम सारांश, और तीसरा में देखेंगे इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और उसके बाद देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, और ये सब हम एक ही वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए ये हो जाएगा 1 शॉट। ठीक है, मतलब एक ही चैप्टर में पूरा, मतलब एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर क्या होने वाला है, समाप्त होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लेखक परिचय देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लेखक परिचय देखते हैं। चलिए चलते हैं अपने स्लाइड पे। तो यहाँ पर हमारा लेखक परिचय लिखा हुआ है, और इसको हम पढ़ते हैं और आप लोग को बारी बारी से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है, इनके लेखक कौन है, तो इनके लेखक है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, और उनका जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ठीक है, और कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था, और किस परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार में हुआ था। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकता है क्या, तो पहला क्वेश्चन बनेगा भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और किस परिवार में, तो एक दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आप लोग याद रख लीजिएगा ना। चलिए ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते आगे यहाँ पर है, मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। मतलब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को मानव मुक्ति के पुरोधा भी कहा जाता है। ठीक है, और वो जो थे अपने समय के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे में से एक थे, पढ़े लिखे जनों में से एक थे, मतलब वो अपने समय में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हुए थे। ठीक है, यहाँ से यही निकलता है। उसके बाद यहाँ पर है, प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, फिर वहाँ से लंदन गए। ठीक है, मतलब जब उनके प्राथमिक शिक्षा कंप्लीट हो गए तो उन्होंने बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर कहाँ गए थे, तो पहले गए थे न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका में है, और फिर वहाँ से गए थे लंदन जो कि इंग्लैंड में है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक। चलिए उसके बाद है, उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा। उन्होंने क्या किया, तो संस्कृत को अनुवाद के जरिए क्या किया, पढ़ा। ठीक है, और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद और धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। मतलब कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि इतिहास मीमांसक, मतलब वे इतिहास मीमांसक। इतिहास मीमांसक का मतलब क्या होता है, जो इतिहास के बारे में अध्ययन करता है उसे हम इतिहास मीमांसक कहते हैं। और विधिवेता मतलब क्या होता है, जो कानून के बारे में अध्ययन करते हैं हम विधिवेता कहते हैं। ठीक है, और अर्थशास्त्री होता है, मतलब जो अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन करता है। ठीक है, उसके बाद है समाजशास्त्री। समाजशास्त्री क्या होता है, जो समाज के बारे में अध्ययन करता है। शिक्षाविद मतलब होता है जो शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन करता है, और धर्म दर्शन मतलब जो धर्म के, जैसे धर्म वाले चीज है उसके दर्शन का अध्ययन करता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया उन्होंने, मतलब ये सभी बनकर उभरे। ठीक है, मतलब बनकर आए थे। उसके बाद स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। मतलब स्वदेश मतलब अपने देश में उन्होंने क्या किया, तो कुछ समय वकालत की भी पढ़ाई की है। ठीक है,
उसके बाद है समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किए। ठीक है, मतलब उन्होंने क्या किए थे, जो अछूत, अछूत मतलब क्या होता है, छुआछूत, जिसे हम छुआछूत बोलते हैं। ठीक है, अछूत स्त्रियों और मजदूरों को क्या दिलाया, तो सम्मान दिलाया और अधिकार दिलाया। ठीक है, और इसके लिए वे अथक संघर्ष किए थे। ठीक है ना, क्लियर। अब उसके बाद है उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। ठीक है, मतलब भीमराव अंबेडकर जो थे वो 3 आदमी से क्या हुए थे, प्रेरित हो रहे थे। ठीक है, मतलब मोटिवेट हो रहे थे। वो तीनों आदमी कौन कौन थे, तो पहला था बुद्ध, दूसरा कबीर और तीसरा ज्योतिबा फुले। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए कितने प्रेरक व्यक्ति थे, तो 3 प्रेरक व्यक्ति थे। कौन कौन से, तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ठीक है, याद रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही आज समाज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो भारतीय संविधान निर्माता कौन है, तो भीमराव अंबेडकर जी है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब उसके बाद है, और उनको हम संविधान के निर्माता के रूप में क्या करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ठीक है, अब उनके बाद है दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया था। ठीक है, मतलब 1956 ईस्वी दिसंबर के महीने में, और कहाँ पे, दिल्ली में बाबा साहेब जी का, मतलब भीमराव अंबेडकर जी का क्या हो गया था, तो निधन हो गया था। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर है, बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी। मतलब बाबा साहेब ने कितने पुस्तकें लिखी, तो बहुत सारे पुस्तकें लिखी, जिनमें से प्रमुख रचना यहाँ पर दिया हुआ है, लिखा यहाँ पर है, उनकी प्रमुख रचना एवं भाषण है। मतलब उनकी जो प्रमुख और रचनाएं हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि हम आप लोग को बारी बारी से रीड करवाते हैं। तो इसमें पहला हो जाएगा द कास्ट्स इन इंडिया। ठीक है, इसी का दूसरा हो जाएगा देयर मैकेनिज्म। मतलब ये द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म एक ही है। उसका दूसरा हो जाएगा जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। उसके बाद हो जाएगा द अनटचेबल्स हु आर दे। उसका बाद हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि। ठीक है, उनकी प्रमुख रचनाएं ये सब थी, लेकिन हमको यहाँ पर इम्पोर्टेंट किसको रखना है, इम्पोर्टेंट रखना है इसको, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को। ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को क्या रखना है, इम्पोर्टेंट रखना है, क्योंकि हमारा जो आज का चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, वो इसी का एक अंश है। मतलब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण जो है वो इंग्लिश में था, और उसको हिंदी में रूपांतरित किया है ललाई सिंह यादव ने, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। और उसी का एक अंश कौन सा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। ठीक है, तो आगे आइए देखते हैं। आगे यहाँ पर है, हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर का संपूर्ण वाङ्मय 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। उनका संपूर्ण वाङ्मय कितना खंडों में प्रकाशित हो चुका है, तो 21 खंडों में। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललाई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। मतलब यह जो पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, वह बाबा साहेब का विख्यात भाषण, प्रसिद्ध भाषण कौन सा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का एक अंश है। ठीक है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किस भाषा में था, तो वो था इंग्लिश भाषा में। ठीक है, किस भाषा में, इंग्लिश भाषा में। उसको हिंदी में रूपांतरण किसने किया, तो ललाई सिंह यादव ने। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है क्या, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में किसने रूपांतरित किया, तो ऑप्शन में दे देगा ललाई सिंह यादव और 2-3 दे देगा, तो आपको क्या टिक करना है, ललाई सिंह यादव टिक करना है। ठीक है, क्लियर। और उसके बाद है, यह भाषण जाति पाति तोरक मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन जो कि 1936 में होने वाला था, सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की
पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और ये पढ़ा न जा सका। मतलब क्या हुआ, जो यह जो भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यह जाति पाति तोरक मंडल लाहौर में 1956 ईस्वी में मतलब बाबा साहब देने वाले थे। लेकिन क्या हुआ, उसके जो आयोजकों थे, जो उस भाषण के आयोजकों थे, उन्होंने क्या किया, तो इसका सहमति नहीं दिया। तो इसी कारण क्या हुआ, वो भाषण स्थगित कर दिया, मतलब वो सम्मेलन स्थगित कर दिया गया। और उसके बाद पता ही है, जब सम्मेलन स्थगित हो गया तो ये पढ़ा भी नहीं जा सका। उसके बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिया, ठीक है, किससे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्टों संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीय नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उस अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यह एक संभ्रांत विविधता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। कहने का मतलब क्या हुआ, जो यह जो पाठ है, इस पाठ में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन में जो हुआ था अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा, मतलब श्रम विभाजन को जो जाति प्रथा के आधार पर बांटा गया था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और किस युग के बारे में, ये हो जाएगा मध्य युग के बारे में, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे मध्य युग में मतलब श्रम विभाजन जाति प्रथा कैसे था, ठीक है। तो उस कहानी को हम समझने वाले हैं। और यहाँ पर लिखा गया है, यह जो कहानी है ये भावी नागरिक मतलब आने वाले नागरिकों के लिए क्या है, अत्यंत शिक्षाप्रद, मतलब अत्यंत इम्पोर्टेंट मान सकते हैं, ठीक है, अत्यंत इम्पोर्टेंट मान सकते हैं, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ पर हमारा सारांश क्या होता है, सारांश यहाँ पर समाप्त होता है। क्या होता है, सॉरी सारांश बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लेखक परिचय। क्या, लेखक परिचय। तो यहाँ पर हमारा लेखक परिचय क्या होता है, समाप्त होता है। तो यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका करेंगे क्या, अब हम इसका करेंगे सारांश, ठीक है। तो चलिए सारांश को देखते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं इसका सारांश, ठीक है। तो यहाँ पर सारांश के जरिए से हम पूरे कहानी को समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यह पाठ समाज में प्रचलित श्रम विभाजन और जाति प्रथा की आलोचना करता है। मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो, यह पाठ किसकी आलोचना करता है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, इसको हम समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो श्रम विभाजन का मतलब हो गया, श्रम मतलब होता है काम, विभाजन मतलब होता है बंटवारा, ठीक है। और जाति प्रथा मतलब जाति के आधार पर, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है इस चैप्टर में, तो जाति के आधार पर जो काम का बंटवारा हो रहा है इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, तो यह पाठ क्या करता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा की आलोचना करता है, ठीक है। उसके बाद है, लेखक बताते है कि श्रम विभाजन मनुष्य की सुविधा के लिए था। श्रम विभाजन किसके लिए था, मनुष्य की सुविधा के लिए था, ठीक है। जिससे समाज में क्या है, जिससे समाज में हर कार्य आसानी से हो सके। मतलब श्रम विभाजन क्या था, मनुष्य की सुविधा के लिए था, जिससे समाज में हर काम क्या हो सके, आसानी से हो सके, ठीक है। जैसे अलग अलग जाति के लोग अलग अलग काम करेंगे तो काम आसानी से हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब ये हुआ। उसके बाद यहाँ पर है, परंतु धीरे धीरे यह एक बंधन बन गया और जातियों में बट गया। मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे श्रम विभाजन एक बंधन बन गया और वह जाति में बट गया। जैसे कोई यादव है तो वह सिर्फ दूध का काम करेगा, और जैसे कोई पंडित है तो वह सिर्फ पूजा पाठ करेगा, ना कि और कोनो काम कर सकता है, ठीक है, ना कि और कोई दूसरा काम कर सकता है, ठीक है। तो यह क्या हुआ, धीरे धीरे जातियों में बट गया। मतलब जो जाति का है बस वही काम करेगा और काम नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है, लोगों को उनके जन्म के आधार पर अलग अलग कामों तक सीमित कर दिया गया। मतलब लोग को उनके जन्म के आधार पर अलग अलग कामों तक सीमित कर दिया। मतलब जो जिस जाति में जन्म लिया है बस वह उसी जाति का काम कर सकता है और किसी जाति का काम नहीं कर सकता। इसके कहने का मतलब ये हुआ। उसका इसका परिणाम यह हुआ कि व्यक्ति की योग्यता और रुचि को महत्व नहीं मिला, बल्कि जाति के नाम पर उसे एक निश्चित कार्य करने के लिए मजबूर किया जाने लगा। मतलब
इसका परिणाम यह हुआ कि व्यक्ति की योग्यता और रुचि को महत्व नहीं दिया गया, बल्कि वह जिस जाति में जन्म लिए हैं बस उसी जाति के काम उसको करना पड़ेगा और मजबूर उस काम के लिए उसको मजबूर किया जाता है। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। लेखक क्या कहते हैं, किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, जो कि सही बात है। उसके बाद समाज की व्यवस्था चलाने में हर काम अपनी अपनी अहमियत होती है और अपनी काम की अहमियत होती है और कोई भी कार्य अपने आप में अपमानजनक नहीं होता है। मतलब लेखक क्या बोलते हैं कि समाज की व्यवस्था को चलाने के लिए हर काम की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है, अहमियत होती है, महत्वपूर्णता होती है। ठीक है, और बोल रहा है कोई भी कार्य अपने आप में अपमानजनक नहीं होता, मतलब कोई भी कार्य करने में उसको अपमानजनक नहीं कोई कर सकता है, मतलब कोई अपमानजनक नहीं होता है। ठीक है, सभी को सभी काम करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है परंतु जब किसी विशेष वर्ग को केवल कुछ ही काम करने के लिए बाध्य किया जाता है तो वो अन्यायपूर्ण होता है। मतलब बोल रहा है जब किसी वर्ग को केवल कुछ ही काम करने के लिए बाध्य किया जाता है, जैसे कोई यादव है तो सिर्फ वो दूध का काम करेगा, जैसे कोई शर्मा है तो सिर्फ वो लकड़ी का काम करेगा, जैसे कोई पंडित है वह सिर्फ पूजा पाठ करेगा और अन्य काम नहीं कर सकता है, तो लेखक इसे क्या मानते हैं, अन्यायपूर्ण मानते हैं। ठीक है, उसके बाद है पाठ में यह भी बताया गया है कि जाति प्रथा ने इंसानों को ऊंच नीच में बांट दिया। जाति प्रथा क्या क्या इंसानों को ऊंच नीच में बांट दिया। ठीक है, उसके बाद है जिससे समाज में भेदभाव, अस्पृश्यता और असमानता फैल गई है। जिससे समाज में क्या हुआ, भेदभाव फैल गया है, असमानता फैल गया है, जो कि हम लोग देख रहे हैं अभी भी थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है। उसके बाद इससे समाज का सामूहिक विकास रुक जाता है। इससे समाज का क्या होता है, विकास रुक जाता है। लेखक ने इस व्यवस्था को समाप्त करने की आवश्यकता बताई है ताकि हर व्यक्ति अपनी इच्छा, रुचि और क्षमता के अनुसार कार्य कर सके। लेखक ने क्या बताया, मतलब इसको समाप्त करने के लिए, मतलब समाप्त करने की आवश्यकता बताई है ताकि हर व्यक्ति अपने रुचि के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर काम कर सकता है। जैसे कोई किसी भी जाति से हो और उसको कोई चीज़, मतलब कुछ भी बनने का मन हो तो वो बन सकता है। ठीक है, उसके लिए उसको कोई बाध्य नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद लेखक का मानना है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना तभी हो सकती है जब हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिले। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कब हो सकती है, जब सभी को समान अधिकार मिले, मतलब बराबरी का अधिकार मिले। उसके बाद जाति के आधार पर कोई भेदभाव ना हो और सभी को समान अवसर प्राप्त हो। मतलब क्या बोल रहा है, जो जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सामाजिक परिवर्तन लाकर ही हम एक समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज की ओर बढ़ सकते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं, समाज में ही हम, जैसे समाज में हम परिवर्तन लाएंगे तो हम किस समाज की ओर बढ़ेंगे, न्यायपूर्ण समाज की ओर बढ़ेंगे, समतामूलक समाज की ओर बढ़ेंगे, ना कि पीछे जाएंगे। ठीक है, अगर हमें न्यायपूर्ण समाज की ओर बढ़ना होगा तो हमें क्या करना होगा, तो समाज में परिवर्तन लाना होगा। समाज में परिवर्तन लाने के लिए हमें जाति प्रथा को हटाना होगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद है अंत में यह पाठ हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आज का समाज सच में बराबरी का है। मतलब लेखक बोलते हैं कि अंत में यह पाठ हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि आज का जो समाज है वो सच में बराबरी का है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम किस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, मतलब करना चाहिए हमें। अगर बराबरी का नहीं है तो हमें किस दिशा में प्रयास करना चाहिए ताकि हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिल सके, ना कि उसके जाति के आधार पर। मतलब लेखक बोलना चाहते हैं कि आज के समाज सच में बराबरी का है, अगर नहीं है तो हमें किस दिशा में प्रयास करना चाहिए जिससे क्या हो कि हर एक व्यक्ति को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिले, ना कि जाति के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ से मतलब हमें यही सब शिक्षा मिलता है कि जाति प्रथा को हमें दूर करना चाहिए और सभी इंसान को सभी काम करना चाहिए और आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, सारांश भी
समाप्त होता है। ठीक है, अब इसका हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, क्या देखेंगे? ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है, इसको पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हो जाएगा, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? डॉक्टर अंबेडकर किस परिवार में जन्म लिए थे? तो दलित परिवार में, जो कि हमने लेखक परिचय में आप लोग को बता चुके हैं। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है? क्या करती है? तो जाति प्रथा करती है। ठीक है, क्या करती है? जाति प्रथा करती है। जाति प्रथा क्या करती है? हमारे पेशे को दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करती है। जब हमें मतलब जन्म के समय ही हमें क्या करते हैं? जाति प्रथा पेशे को दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित कर देते हैं कि हमें जिस जाति में जन्म लेना है बस उसी जाति का काम करना है। ठीक है, तो जाति प्रथा को हमें दूर भगाना पड़ेगा। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। तो क्या कारण बनी हुई है? तो प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, को और खो दोनों, मतलब प्रमुख और प्रत्यक्ष दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो ये कैसा होता है? तो ये दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। किसके तरह? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यहाँ पर अप्रैल होगा। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ऑप्शन कितना में नजर आ रहा है? ऑप्शन ए में नजर आ रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, महू मध्य प्रदेश। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? कितने? तो हम आप लोग को बताए थे, कितना बोलना है? 3 बोलना है। कौन कौन से? तो पहला हो जाएगा बुद्ध, दूसरा कबीर और तीसरा ज्योतिबा फुले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो जाति प्रथा और स्वाभाविक प्रकार का श्रम विभाजन है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? आगे यहाँ पर देखते हैं, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? बताइए तो जल्दी। तो इसका है पैतृक पैसा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पैतृक पैसा, मतलब पिता का पैसा। ठीक है, पिता का पैसा मतलब जिसके पिता जो काम करते हैं, वो अगर उसके घर में वो बच्चा जन्म लिया है तो वो भी वही काम करेंगे। ठीक है, जिसके पिता जो काम करते हैं वो वही काम करेंगे, इसके कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा को हिंदी में किसने रूपांतरित किया था? तो ललई सिंह यादव ने। ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में किया था ललई सिंह यादव, हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ललई सिंह यादव। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? किस प्रकार प्रभावित करती है? तो यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पैसे में क्या करती है? बांध देती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पैसे में क्या करती है? बांध देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है, क्या है देखिए तो,
यहाँ पर विडंबना का अर्थ क्या है, विडंबना का अर्थ क्या होता है, उपहास होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, उपहास। ठीक है, क्या होता है, उपहास होता है। क्लियर यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है, तो इसका सच्चे लोकतंत्र का पर्यायवाची हो जाएगा भाईचारा। ठीक है, क्या हो जाएगा, भाईचारा। जहाँ भाईचारा है वहाँ सच्चा लोकतंत्र है। ठीक है, जहाँ भाईचारा है वहाँ पर सच्चा लोकतंत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है क्या है, आगे यहाँ पर है भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी, तो दिसंबर 1956 में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, दिसंबर 1956। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम की पुस्तिका कितने खंडों में प्रकाशित हो गई थी, 21 खंडों में। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 21 खंडों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे, तो कौन थे इसमें से, महात्मा गांधी तो नहीं थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी नहीं थे, विवेकानंद भी नहीं थे, तो कौन थे, ज्योतिबा फुले। ठीक है, कौन थे, ज्योतिबा फुले। ठीक है, कौन थे, ज्योतिबा फुले। आगे बढ़ते आगे यहाँ पर है किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए, तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा बड़ौदा नरेश। आगे यहाँ पर है बुद्धा एंड हिज धम्मा होगा यहाँ पर, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, उसी से क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, आगे यहाँ पर है भीमराव अंबेडकर की रचना कौन सी है, तो द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, संत परंपरा और साहित्य विचार और वीरता, इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते आगे यहाँ पर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसके विभाजन का रूप लिया है, तो श्रमिकों के विभाजन, मतलब श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों, मतलब श्रमिक मतलब होता है जो काम करता है, उसके विभाजन का भी यह रूप लिया गया है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक 22 नंबर तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है, भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है, बताइए जल्दी। ये क्या करता है, ये श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करता है, ये श्रमिकों का क्या करता है, अस्वाभाविक विभाजन करता है, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपके सामने पहली बार आया होगा, तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो सारांश हम इसलिए पढ़ते हैं कि चैप्टर का हमें ओवरऑल चैप्टर में क्या हो रहा है उसके बारे में पता करने के लिए हम सारांश को पढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए उसके बाद यहाँ पर है जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं, क्यों, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्यों, क्योंकि यह क्या करता है, क्योंकि यह क्या करता है, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता है, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता है। ठीक है, यह जाति के आधार पर आधारित होता है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। अगला यहाँ पे देखिए क्या है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबों और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं, तो किसे मानते हैं, बताइए जल्दी, किसे मानते हैं, ये मानते हैं निर्धारित कार्य को और रुचि के साथ व्यवस्था पूर्वक करना। ठीक है, मतलब निर्धारित काम को क्या करते हैं, यह व्यवस्था पूर्वक से करते हैं, इसी को लेखक क्या मानते हैं, सबसे बड़ी समस्या मानते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर है कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसके पैसे निर्धारित करता है, क्या करता है, तो जाति व्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जाति व्यवस्था। ठीक है, क्या हो जाएगा, जाति व्यवस्था, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर है आधुनिक मनु कहा गया है, आधुनिक मनु किसे कहा गया है, तो भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पर संचारित शब्द का अर्थ है, संचारित शब्द का अर्थ क्या होता है, संचारित शब्द का अर्थ होता है क्या, तो प्रवाहित होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्रवाहित। तो ये क्वेश्चन लगता है व्याकरण से आ गया है। उसके बाद यहाँ पर है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, विडंबना की बात क्या है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, मतलब इस समाज में जातिवाद को बढ़ावा देने वाले की कमी नहीं है, यही लेखक के लिए क्या है, विडंबना की बात है, उपहास की बात है। ठीक है,
तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो जहाँ पर क्या हो, जहाँ पर स्वतंत्रता हो, समता हो और भ्रातृत्व का भाव हो। जहाँ पर स्वतंत्रता हो, समानता हो और भ्रातृत्व का भाव हो, वहीं पर क्या होता है, आदर्श समाज होता है। ठीक है, लेखक के अनुसार। आगे बढ़ते आगे यहाँ पर है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, तो जाति प्रथा को मानते हैं। ठीक है, जाति प्रथा नहीं होता तो यहाँ पर बेरोजगारी नहीं होता। ठीक है, क्या हो जाएगा, जाति प्रथा। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर है भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, जो कि हम पहले बताए हैं महू मध्य प्रदेश में। ठीक है, क्या हो जाएगा, महू मध्य प्रदेश। ऑप्शन ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, महू मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर है डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो यह हो जाएगा बहिष्कृत भारत। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा बहिष्कृत भारत। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर होगा भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं या जानते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे यहाँ पर है डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है, तो ये 21 खंडों में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। उसके बाद आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है, तो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ठीक है, किसे आवश्यक मानता है, श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। उसके बाद यहाँ पर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम था रामजी सकपाल। ठीक है, जो कि लेखक परिचय में मेंशन नहीं था, इसलिए हम आप लोग को नहीं बता पाए। ठीक है, तो कुछ चीज़ ऐसा होता है जो चैप्टर में नहीं रहता है लेकिन उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था, तो इसकी माता का नाम था भीमाबाई। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, भीमाबाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की, तो यह 1916 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा 1916 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचनाएं हैं, तो यह हो जाएगा भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर है आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक मानता है, किसको आवश्यक मानता है, जल्दी से बताइए। तो 42 नंबर का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा श्रम विभाजन। क्या हो जाएगा, श्रम विभाजन। तो यहाँ पर श्रम विभाजन, यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्रम विभाजन। इसको श्रम विभाजन कर लीजिए। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा श्रम विभाजन राइट आंसर। ठीक है, तो आधुनिक समाज क्या करता है, श्रम विभाजन को कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर है जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी हुई है, तो किसके लिए, बेरोजगारी के लिए। ठीक है, बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बनी हुई है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे यहाँ पर है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है, तो विख्यात भाषण कौन था, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इसी का संपादित अंश कौन सा है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से कौन सी रचनाएं की, तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है, तो यह निबंध है। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो यह एक निबंध है जो कि हम आप लोग को बताना भूल गए थे, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर है सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है, किसको आवश्यक मानता है, बताइए जल्दी जल्दी, किसको आवश्यक मानता है, तो ये कार्यकुशलता को आवश्यक मानता है। ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, कार्यकुशलता के लिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्या, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो भीमराव अंबेडकर की है। ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, विडंबना की बात क्या है कि आज के समाज में जातिवादों की पोषकों की कमी नहीं है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर क्या होता है हमारा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है,
यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। अब इसका हम करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, जो कि हम बुक से लिए हुए हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और इसी को याद कर लीजिएगा, इसी में से एग्जाम में कुछ आ सकता है, ठीक है। चलिए अब हम इसका देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है, ठीक है। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, लेखक इस विडंबना की बात करते हैं कि भारत में जाति प्रथा के नाम पर लोगों को जन्म से ही अलग अलग कामों में बांट दिया गया है और यह कहा जाता है कि यह श्रम विभाजन है। मतलब क्या किया कि भारत में जाति के नाम पर क्या करते हैं, लोगों को जन्म से ही अलग अलग कामों में क्या करते हैं, बांट दिया जाता है। और इसे किसका नाम दिया गया, इसे किसका नाम दिया गया है, और इसको श्रम विभाजन का नाम दिया गया है, देख रहे हैं। उसके बाद लेकिन वास्तव में यह श्रम का नहीं बल्कि लोगों का विभाजन है। वास्तव में क्या है, यह श्रम का विभाजन नहीं है बल्कि लोगों का विभाजन है, जो अन्यायपूर्ण है। जो क्या है, अन्यायपूर्ण है, मतलब गलत है। इसमें व्यक्ति की योग्यता, रुचि या मेहनत को कोई महत्व नहीं मिलता। इसमें क्या मिलता है कि व्यक्ति की योग्यता और रुचि और मेहनत को कोई भी क्या नहीं मिलता है, महत्व नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसी को ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, जो भी करना है कर लीजिएगा, लेकिन याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, जातिवाद के पोषकों उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। मतलब जातिवाद जो पोषक है और वो जाति प्रथा के बारे में क्या तर्क देते हैं, मतलब क्या बोलते हैं। तो वे बोलते हैं, जातिवाद को सही ठहराने वाले लोग कहते हैं कि जाति प्रथा एक प्रकार का श्रम विभाजन है। देख रहे हैं यहाँ पर जातिवाद के जो पोषक है वह क्या बोलते हैं कि जाति प्रथा एक प्रकार का क्या है, श्रम विभाजन है। उनका तर्क होता है कि इससे समाज में हर काम के लिए एक निश्चित वर्ग होता है। मतलब समाज में हर काम के लिए एक निश्चित जाति होता है, जो जिस जाति से होता है वह यह काम कर सकता है, जिससे काम बंट जाते हैं और सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। मतलब जातिवाद के पोषक को क्या कहते हैं, मतलब जो जाति से है वो सिर्फ वही काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। मतलब जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क हैं, उसके जो पोषक तर्क देते हैं, जवाब देते हैं, उस पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। तो उत्तर हो जाएगा, लेखक कहते हैं कि यह तर्क गलत है क्योंकि यह श्रम का विभाजन नहीं बल्कि जन्म के आधार पर मनुष्यों का विभाजन है। लेखक क्या बोलते हैं, यह श्रम का विभाजन नहीं है, यह मनुष्य के जन्म के आधार पर मनुष्य का विभाजन है। लेखक क्या बोलते हैं कि यह श्रम विभाजन नहीं है, यह जन्म के आधार पर मनुष्य का विभाजन है। उसके बाद बोलता है, यह व्यवस्था व्यक्ति की इच्छा, योग्यता और मेहनत का कोई स्थान नहीं देता और यह समाज में अन्याय फैलाती है। मतलब ये क्या करता है कि व्यक्ति की इच्छा, योग्यता और मेहनत को क्या करती है, मार देती है, मतलब कोई स्थान नहीं देता है और समाज में यह अन्याय फैलाती है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखें यहाँ पर क्या है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें काम व्यक्ति की रुचि या काबिलियत के अनुसार नहीं बटे जाते। मतलब जिस आदमी को जिसमें रुचि है उसके अनुसार उसको काम नहीं मिलता है, ठीक है, बल्कि जन्म के आधार पर तय कर दिए जाते हैं। मतलब जन्म के आधार, मतलब जो जिस जाति में जन्म लिया है वह सिर्फ वही काम करेगा, ठीक है, ना कि दूसरा काम कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद है, असली श्रम विभाजन में व्यक्ति को अपनी पसंद और योग्यता के अनुसार काम चुनने की स्वतंत्रता होती है। मतलब असली श्रम विभाजन में क्या होता है, लोगों को अपनी पसंद के अनुसार काम चुनने का क्या होता है, स्वतंत्रता होता है, जो जाति प्रथा में नहीं है, जो कि जाति प्रथा में ये चीज नहीं देखा जा सकता है। जाति प्रथा मतलब हुआ कि जो जिस जाति में जन्म लिया बस वही काम कर सकता है, ना कि दूसरा कोई काम कर सकता है, ठीक है। और श्रम विभाजन का असली मतलब क्या हुआ कि आदमी को उसके पसंद के अनुसार उसको काम चुनने का स्वतंत्रता दिया जाए, ठीक है। आगे यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी है। उत्तर हो जाएगा, जाति प्रथा लोगों को पारंपरिक कामों तक सीमित कर देती है। इससे व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं कर सकता,
जिससे प्रतिभा दब जाती है और अनेक लोग बेरोजगार रह जाते हैं। मतलब क्या होता है कि जाति प्रथा में क्या होता है, वो अपने जिस जाति में जन्म लिया है उसी जाति का काम करता है, और इससे क्या होता है कि समाज में प्रगति नहीं होती है और उसकी प्रतिभा दब जाती है, योग्यता दब जाती है, और इसके कारण क्या रहते हैं, लोग बेरोजगार रह जाते हैं। ठीक है। छठा क्वेश्चन है, लेखक आज के उद्योगों में गरीब और उत्पीड़नों से बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? तो उत्तर हो जाएगा, लेखक के अनुसार आज के उद्योगों में सबसे बड़ी समस्या है असमानता, क्योंकि इसमें कुछ लोग मालिक है और बाकी श्रमिक। क्या बोल रहे हैं लेखक? कुछ लोग मालिक है बाकी श्रमिक, मतलब काम करने वाला। यह असमानता उत्पीड़न को जन्म देती है। समानता किसको जन्म देती है? उत्पीड़न को जन्म देती है। और श्रमिक वर्ग हमेशा दबा रहता है। जो श्रमिक होता है, काम करने वाला, वो मालिक के सामने क्या होता है, दबा रहता है। जब तक यह असमानता नहीं हटेगी सच्चा विकास नहीं होगा। जब तक यह समानता नहीं हटेगी कि तुम बड़े हो तुम छोटे हो, तब तक समाज की विकास नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन यहाँ पर है, लेखक ने पाठ में किन किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो उत्तर हो जाएगा, लेखक ने बताया है कि जाति प्रथा व्यक्ति की स्वतंत्रता और योग्यता को दबाती है। जाति प्रथा क्या करती है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और योग्यता को दबा देती है। ठीक है। उसके बाद समाज में भेदभाव और ऊंच नीच फैलाती है। समाज में ये क्या करती है, जाति प्रथा क्या करती है, समाज में ऊंच नीच और भेदभाव भी फैला देती है। उसके बाद बेरोजगारी को बढ़ावा देती है, जो कि बेरोजगारी को ही बढ़ावा देती है, जिससे जो जाति में जन्म लिया है वो काम करेगा और दूसरा काम नहीं करेगा, उसके लिए क्या हो जाएगा, वो बेरोजगार हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद लोकतंत्र और समानता के रास्ते में बाधा बनती है। जो लोकतंत्र और समानता के रास्ते में क्या करती है, बाधा बनती है। कौन सा? तो श्रम विभाजन। श्रम विभाजन नहीं, जाति प्रथा। ठीक है, श्रम विभाजन तो ठीक है। उसके बाद आर्थिक और सामाजिक विकास को रोकती है। क्या करती है? आर्थिक और सामाजिक विकास को भी रोक देती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? लेखक के अनुसार सच्चे लोकतंत्र के लिए क्या जरूरी है? इसका उत्तर हो जाएगा भाषा। सच्चे लोकतंत्र के लिए क्या जरूरी है? समानता जरूरी है। जहाँ समानता होगा वहां पर सच्चा लोकतंत्र होगा। जहाँ भ्रातृत्व भाव होगा वहां पर सच्चा लोकतंत्र होगा। ठीक है। उसके बाद जहाँ हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिले, स्वतंत्रता जिससे व्यक्ति अपनी इच्छा योग्यता के अनुसार काम कर सके, न्याय ताकि कोई किसी की उत्पीड़न ना कर सके, जातिवाद और भेदभाव का अंत। ठीक है। तो जाति प्रथा के स्थापना के लिए क्या विशेषता आवश्यक माना गया है? तो समानता माना गया है, स्वतंत्रता माना गया और भ्रातृत्व का भाव माना गया। जहाँ पर ये तीनों होता है वहाँ पर क्या होता है, एक आदर्श समाज की स्थापना होती है। लेखक के अनुसार यही बताया गया है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर क्या होता है, पूरी तरह से 1 शॉट लेक्चर समाप्त होता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।